Hello friends, I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी विबंध या कब्ज की शिकायत। हम अपने चारों तरफ देखें तो लगभग 70% लोग हमें विबंध की समस्या से ग्रसित पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। वह सभी व्यक्ति जिन्हें हफ्ते में 3 या 4 बार बाउल मूवमेंट यानी मल त्याग की इच्छा होती है या मल त्याग के समय उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है, मल अत्यधिक सूखा कठोर हो जाता है या मल त्याग के पश्चात उन्हें लगता है कि हमारा कोष्ठ अभी खाली नहीं हुआ है, यह सभी लक्षण जिनमें पाए जाते हैं हम यह कह सकते हैं कि वह कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। तो सबसे पहले जानना आवश्यक ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। निश्चित है कि यह हमारे आंतों से जुड़ी हुई समस्या है, तो कहीं ना कहीं पाचन में कोई कठिनाई आ रही है, तभी वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या को उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना एक आवश्यक है कि पाचन की नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है। जब हम पाचन की नॉर्मल प्रक्रिया के बारे में विचार करते हैं तो हम देखते हैं खाना सबसे पहले आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर वह छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में उसका पाचन पूरा होता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका अवशोषण कर लिया जाता है और शेष बचा जो बिना पचा भोजन होता है उसे आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत को कॉलन कहते हैं। यहाँ पर उस बिना पचे भोजन में से कुछ जल का अवशोषण किया जाता है और शेष जो बचा हुआ अवशेष है उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यही मल है। लेकिन विबंध में या कॉन्स्टिपेशन के समय में क्या होता है कि जो अपक्व पदार्थ है उसका बड़ी आंत में रुकने का या कोलन में रुकने का जो समय है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलन को उसमें से पानी अवशोषण का अधिक समय मिल जाता है, तो उससे अत्यधिक मात्रा में पानी का अवशोषण हो जाता है, जिससे कि वह जो अपक्व पदार्थ है जिसे मल कहते हैं वह बहुत अधिक कठोर और सूखा हो जाता है और विबंध की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सब होता क्यों है, विबंध की समस्या उत्पन्न क्यों होती है, कारण क्या है इसके। हमें ये तो पता चल गया कि विबंध क्यों उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसके कारण क्या हैं। कई कारण हैं इसके। कारणों पर जैसे विचार करते हैं तो इसमें कारणों में सबसे पहला कारण है एज का। एज माने वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और मसल्स जो होती हैं वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्स्ट्रिक्शन भी कम हो जाता है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है तो वह कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है। दूसरा, कुछ जैसे नॉर्मली महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है चाइल्ड बर्थ के बाद भी या मीनार की या मिनोपोज के वक्त भी, तो उस वक्त नेचुरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। या फिर प्रेगनेंसी के वक्त जो गर्भ होता है उसका दबाव इंटेस्टाइन पर पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। और इसके साथ आज हम देखते हैं कि वृद्धावस्था ही नहीं और महिला ही नहीं, युवा वर्ग में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि जो डाइट है उसमें फाइबर फूड या फाइबर डाइट है उसकी मात्रा तो कम होती जा रही है और जंक फूड की मात्रा बढ़ती जा रही है, या पानी का इंटेक कम होता जा रहा है, उसकी जगह पर लोग कोल्ड ड्रिंक्स चाय कॉफ़ी का सेवन अत्यधिक कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं और उन बीमारियों में लेने वाली दवाइयों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। वो लोग जो ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, वह भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न करता है। या एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ होती हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करती हैं। अब जब कॉन्स्टिपेशन का इतने सारे कारण हैं तो क्या किया जाए, इसका प्रबंधन क्या किया जाए और इससे क्या कोई अन्य समस्या भी उत्पन्न होती है, लोग ये पूछते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से न केवल यह एक स्वयं बीमारी है जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है, वरन अन्य समस्याओं को भी जन्म दे देता है।
जैसे अधिक समय तक मल का रेक्टम में बना रहना या मल त्याग के समय अत्यधिक जोर लगा देने की वजह से एनस में जो वेन होती हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं, जो बाहर की तरफ उभर आती हैं, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। कई बार मल त्याग के समय अत्यधिक जोर लगाने की वजह से एनस में जो है टीयर हो जाता है, फट जाता है, इसे फिशर रोग कहते हैं, फिशर की उत्पत्ति हो जाती है। और कई बार मल जो है वो अत्यधिक समय तक अंदर बने रहने के कारण उससे कॉलन में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कई बीमारियों को जन्म दे देता है। कई बार फिस्टुला की उत्पत्ति हो जाती है और फिस्टुला की वजह से एनस के चारों तरफ एक फुंसी सी बनती है और उसमें से पस निकलने लगता है और एक पूरा लंबा घाव बन जाता है उसके अंदर। इस तरह से कई बीमारियां हैं जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समस्या का आप उचित ढंग से चिकित्सीय प्रबंधन करें। अब हम कॉन्स्टिपेशन के चिकित्सीय प्रबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं इस पर। चिकित्सीय प्रबंधन में जो सबसे पहले आवश्यक है वह है डाइटरी हैबिट्स में चेंज। सबसे पहले आप जंक फूड को अवॉइड करना सीखें। अपने खाने में उन सभी आहार द्रव्यों को शामिल करें जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जैसे पपीता है, अंगूर है, अमरूद है, अनार है। सब्जियों में अगर आप बात करें, मेथी है, पालक है, बथुआ है। कि ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो जैसे किशमिश है, मुनक्के हैं, सलाद में ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है। यह सभी मात्रा में, इन सभी आहार द्रव्यों में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो कि पेट साफ करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने डेली रूटीन में पानी का अधिक इस्तेमाल करें, चाय कॉफ़ी के सेवन को कम करें। अब अगर हम बात करें इसके लिए औषधीय द्रव्यों की, मेडिसिन की, तो आयुर्वेद में जो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी जाती है उसके लिए भी पहले कोष्ठ पर विचार किया जाता है। आयुर्वेद में जो कोष्ठ है वो 3 प्रकार से बताए गए हैं। पहला मृदु, दूसरा मध्यम और तीसरा क्रूर। जो मृदु कोष्ठ है उसमें पित्त की अधिकता होती है। यह लोग जनरली कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित नहीं होते, लेकिन अगर कभी इनको यह समस्या हो भी जाती है तो 1 गिलास गर्म दूध से ही इनका पेट साफ हो जाता है, या केवल दूध में मुनक्के डाल के सेवन करने से ही इनका पेट साफ हो जाता है। बात करें मध्यम कोष्ठ की। मध्यम कोष्ठ के जो लोग हैं इसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोष पाए जाते हैं। अब जो औषधीय प्रबंधन है वो भी इस कोष्ठ के लोगों के लिए जब किया जाता है तो विबंध की या कॉन्स्टिपेशन की अवधि कितनी है, वो नया पेशेंट है, पुराना पेशेंट है या किस तरह का पेशेंट है, इसको देखकर औषधि निर्धारित की जाती है। अगर कोई पेशेंट नया है जिसे कभी थोड़ा बहुत मात्रा में कभी शिकायत विबंध की या कॉन्स्टिपेशन की हो जाती है तो उसे मृदु विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाता है। जैसे मृदु विरेचन द्रव्य में क्या शामिल किया गया है, अंजीर, ईसबगोल या अलसी। मृदु विरेचन द्रव्य क्या होते हैं, सभी वातानुलोमक होते हैं और स्नेहन का कार्य करते हैं, यानी शरीर को स्निग्ध, कोष्ठ को स्निग्ध करने का, स्नेहन देने का कार्य करते हैं और वातानुलोमक होते हैं। हरण भी मृदु विरेचन द्रव्य है, यह भी वातानुलोमन का कार्य करती है। तो वह पेशेंट जिनमें वात के अवरोध के कारण कॉन्स्टिपेशन, वात जो है मल को रोक रहा है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न हुआ है, तो उनमें सभी मृदु विरेचक द्रव्य देते हैं जो कि वात का अनुलोमन कराते हैं, जिससे जो मल का अवरोध है वो खत्म हो जाता है और पेट साफ हो जाता है। लेकिन यदि पेशेंट थोड़ा सा, जिससे कॉन्स्टिपेशन थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ काल हो चुका है उसे हुए, उसे बार बार ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो रही है, बार बार वह इससे ग्रसित हो रहा है और परेशान हो रहा है, तो उसे उसकी डाइटरी हैबिट में चेंज कराने के साथ साथ सुख विरेचन द्रव्यों का उपयोग मैं अपनी ओपीडी में करती हूँ। जैसे सुख विरेचन द्रव्यों में शामिल है निशोथ, दूसरा बात करें तो दंती, द्रवंती जिसे जमाल गोटा भी कहते हैं,
स्वर्णचीरी, जिसे लोकल लैंग्वेज में सत्यानाशी भी कहते हैं, इन सभी द्रव्यों का प्रयोग आप करवा सकते हैं। अब मैंने एक कोष्ठ और बताया था क्रूर, इसमें वात की अधिकता पाई जाती है और क्रूर कोष्ठ वाले अक्सर जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं, तो जिनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत पुराना है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, भूख भी जिनकी ख़त्म हो चुकी है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से व्यक्ति की बहुत दुर्बल हो गया है, वो परेशान है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए शोधन चिकित्सा का उपयोग करते हैं। और शोधन चिकित्सा में तीक्ष्ण विरेचन द्रव्यों का उपयोग करते हैं। पहले व्यक्ति के शरीर को स्नेहन से स्निग्ध किया जाता है, फिर स्वेदन किया जाता है भाप के द्वारा, जिससे क्या होता है कि यह प्रोसेस कुछ दिनों तक की जाती है। एक निश्चित क्रम होता है इसको करवाने का, कुछ काल के लिए स्नेहन, फिर स्वेदन, फिर उसके बाद विरेचन। ये एक शोधन चिकित्सा है जो चिकित्सक की देखरेख में कॉन्स्टिपेशन के क्रॉनिक पेशेंट्स को कराई जाती है। यहाँ मैं आपको ज़्यादा बताना इसलिए आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि यह चिकित्सा केवल चिकित्सकों की देखरेख में होती है। लेकिन मुझे जो क्रूर कोष्ठ वाले हैं उसके लिए एरंड का तेल, क्योंकि वात की अधिकता होती है और एरंड वात शामक होता है, तो एरंड तेल दूध में डालकर इसका प्रयोग करना भी पेट साफ करने के लिए उत्तम माना जाता है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप मुझे हमें प्रिपेयर्ड मेडिसिन भी बताया करें, तो जिन प्रिपेयर्ड मेडिसिन का मैं ज़्यादातर अपनी ओपीडी में इस्तेमाल करती हूँ वह है तरुणी कुसुमाकर, जो मोस्टली मैं हर आयु वर्ग के लोगों को इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा है पंचसकार चूर्ण, इसका मैं कुछ स्पेसिफिक केस में ही इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन इन दोनों की मात्रा व्यक्ति को रोग को देखकर निर्धारित की जाती है, इसलिए इन किसी भी द्रव्यों का इस्तेमाल करने से पहले आपसे फिर अनुरोध है कि आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श करें या मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद ही इन औषध द्रव्यों का प्रयोग करें। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।